माने धारणा शब्द का अर्थ बने रहना, बचे रहना, टिके रहना और विकसित होते जाना और आगे बढ़ते जाना, ऐसा हमने सुना। और जब समाज धारणा होनी चाहिए ये भी देख सुना, और उसका जो दूसरा आयाम है यानी कि सृष्टि की धारणा भी होनी चाहिए। स्वयं की और सृष्टि की धारणा हो सके, इसके लिए तत्व इसके तत्व को समझने के लिए हमने धर्म के रूप में सुना। तो समाज धारणा और सृष्टि की धारणा, इनमें भी जो बात दिखी तो अर्थ, इसके मूल में धर्म को हमने बात सुना। और इसमें एक बात और आई जिसको हमने कहा अर्थव्यवस्था, यानी कि जितना हमारे पास उपलब्ध हो और जितने हमारी आवश्यकता हो वह सारा उपलब्ध हो, इसको हमने अर्थव्यवस्था के रूप में सुना। और दूसरा था शासन व्यवस्था। जब समाज धारणा की बात आई तो शासन व्यवस्था की बात आई। शासन व्यवस्था माने समाज की हर एक व्यवस्था ठीक से चले, उसमें किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, यदि हो तो वो नियमन, उसके लिए भी नियमन हो, ऐसा भी सुना। और अर्थ सत्ता और शासन सत्ता दोनों सही मार्ग पर चले, इसके लिए धर्म की व्यवस्था हो, ये भी सुना। इसलिए जो गुरुकुल का संबंध है वो धर्म व्यवस्था से है, क्योंकि ज्ञान ही धर्म का सार तत्व है, अधिष्ठान, और धर्म का अधिष्ठान भी ज्ञान है, ऐसा हमने सुना। भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था सदैव धर्म व्यवस्था के नियमन में ही रही है। धर्म सत्ता और ज्ञान सत्ता दोनों साथ ही रहेंगे, इसमें धर्म उसका व्यवहार पक्ष है और ज्ञान उसका अधिष्ठान पक्ष है। जब ये बात भी हमने सुना कि पश्चिम की जो बुद्धि है वो इतनी विशाल और व्यापक नहीं है, या यूं कहें कि वो अल्प विकसित है, इसलिए वह अर्थ व्यवस्था, शासन व्यवस्था और धर्म व्यवस्था की दृष्टि से सृष्टि और समाज को नहीं देख सकती, उनका इतना व्यापीकरण नहीं है कि वो इस चीजों को देख सके। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय ऋषि मुनियों की बुद्धि विशाल भी थी और विकसित थी, जिसके कारण उनका चिंतन समग्रता में था और एक व्यापक था उनका। भारत ने मूल में कभी भी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, इसलिए आज भी वह बना है। बल्कि हम देखते हैं कई देश आए और निपट गए, कई देश विलुप्त हो गए, लेकिन भारत आज भी नित्य नूतन चिन्ह पुरातन है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान आधारित जीवन दृष्टि रही है। तो हमारे यहाँ जो जीवन दृष्टि है उसके आधार में सदैव उसके अधिष्ठान में ज्ञान और धर्म रहा है, ऐसा भी हमने सुना। इसीलिए हम जो राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र चला रहे हैं, या राम विद्यापीठ का जो केंद्रीय विषय है, उसमें शिक्षा को धर्म के अनुसार तथा धर्म के अधिष्ठान में आत्म तत्व होगा, ये बात भी आई। इसके हमने एक देखा कि इतिहास में कि राजा के हाथ में एक शासन या न्याय दंड या राजदंड होता था, जिसको वो जमीन पर 3 बार पटक घोषणा करता था कि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। लेकिन जो कुलगुरु है, जो पुरोहित है, वो 3 बार उस दंड को उनके प्रतीकात्मक रूप सिर पर कहते थे, धर्म दंड्योस्मि, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। यानी कि धर्म दंड या धर्म दंड है वो शासन दंड या न्याय दंड से हमेशा ऊपर रहा है, ये भी हमने सुना, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा धर्म अनुसार नहीं होती थी। ये भी सुना कि स्वेच्छा से धर्म और ज्ञान सत्ता को स्वीकारना यहाँ सदैव रहा है, इसलिए जब कभी भी राजा गुरुकुल में जाता था तो वह अपने जो भी अस्त्र शस्त्र बाहर रखकर और आचार्य से मिलने के लिए जाता था, ऐसा उदाहरण रूप में हमने भी सुना। धर्म और सत्ता को बनाए रखना, इसकी अधोगति नहीं होने देनी चाहिए, यह गुरुकुलों का मुख्य दायित्व था। यानी कि कर्तव्य नहीं भूलना, प्रेरणा कम नहीं करना, स्वयं प्रेरणा बनाए रखना, ये काम गुरुकुलों का था। और साथ में इतिहास से भी बताता कि जब जब ऐसा हुआ है, यानी कि हमें कर्तव्य भूले हैं, प्रेरणा कम हुई है, तब तब वह राष्ट्र विलुप्त हुआ है। लेकिन भारत में
ये भी बात दिखा कि जब ये गुरुकुल ने अपना दायित्व तो ठीक से निभाया है, तब हर राष्ट्र, ना केवल भारत बल्कि हर राष्ट्र का विकास हुआ है, वह श्रेष्ठ हुआ है और चिरकाल तक रहा है और बना रहा है, जैसा कि भारत बना हुआ है। साथ में भी सुना कि राजाओं और चक्रवर्तियों की प्रवृत्ति रही है कि वह समय समय पर गुरुकुल जाकर ज्ञान चर्चा, शास्त्र चर्चा, सदाचरण का विमर्श इत्यादि करते रहे हैं, जिसके कारण यह हमारा अभ्युदय तथा निःश्रेष्य के मार्ग पर अग्रसर रहा और राम विद्यापीठ इसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा वह करेगा। विशालता में देखना, दूरदर्शी से देखना, सूक्ष्म दृष्टि में से समझना, इतिहास बुद्धि से प्रेरित होना, यह हर शिक्षा संस्थान को करना ही होगा। माने जो लोग ज्ञान क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वह धर्म की चिंता सबसे पहले करेंगे और धर्म को ही कर्तव्य मानेंगे। और जब ऐसा गुरुकुल नहीं करेंगे तो गुरुकुल की प्रतिष्ठा जाएगी सो जाएगी, साथ ही शासन और अर्थव्यवस्था की भी अनवस्था होगी। इसलिए राम विद्यापीठ ज्ञान या धर्म, शासन और अर्थव्यवस्था की चिंतन करेगा और तब होगा जब शिक्षा स्वायत्त होगी। और यह शिक्षा का स्वायत्तकरण करना यह कोई आसान काम नहीं है, कंटकरण की मार्ग है, लेकिन यह भी समझ में आता है कि करने से होता ही है। इसलिए मन, बुद्धि और हृदय से बलशाली लोगों को इस बात पर चिंतन करना ही होगा। आगे के सत्र के लिए मेरा ताई से अनुरोध है कि राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में सत्र को आगे बढ़ाएं। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र का ये दूसरा वर्ष है। गत वर्ष भी हमने राम विद्यापीठ की चर्चा की थी। इस वर्ष भी हमने राम विद्यापीठ की चर्चा की है। चर्चा तो नहीं की, चिंतन ही प्रस्तुत किया। श्रोता कितने चिंतन में सहभागी हुए वे ही जाने। हमें जानना है तो उसके लिए अंतिम 2 सत्र रहेंगे, परंतु अभी हमारे 5 सत्र बाकी रहे हैं आज को लेकर। तो हम 2 या 3 सत्रों में, मेरी समझ से तो 2 सत्रों में पुनः एक बार पूरा एक विषय नटशेल में, मुद्दों में समझ लेना चाहिए या हमें प्रस्तुत करना चाहिए। शेष जो 2 रहेंगे सत्र, उसमें प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से लेकर आज तक के एकत्र ऐसी प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी से ये समझ में आएगा कि वास्तव में जो प्रस्तुति यहाँ हो रही है वो किस रूप में कम्युनिकेट हो रही है, किस रूप में श्रोता भी इसमें सहभागी हो रहे हैं चिंतन में। और पुनः प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम पूरे एक विषय को श्रोताओं के दृष्टि से पुनरावर्तन करेंगे और उसके आधार पर हमारा अंतिम सत्र अनुभव कथन और समापन का होगा। समापन का उतना महत्व नहीं है जितना अनुभव कथन का है, क्योंकि हमने ये जो 40 सत्रों की चिंतन यात्रा की है, उसमें हमें तो कुछ अनुभव तो हुआ है, हम भी कुछ परिवर्तित हुए हैं। तो इस दृष्टि से अनुभव कथन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी कुछ 5 सत्रों की योजना हमारे मन में है। तो हमारा 2 सत्रों का प्रयास जिसको कहते हैं कि उपसंहार, ऐसा रहेगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, चिंतन की धारा क्या है, उसके मुद्दे क्या है, क्रमशः इसकी ही रहेगी। तो पहली बात है, भारत विश्व में अद्वितीय राष्ट्र है, एकमेवा द्वितीय ऐसा राष्ट्र है। भारत ने पूरे विश्व को
अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग हमेशा से बताया है। ये जो मैं स्टेटमेंट कर रही हूँ, ये हमारा कन्विक्शन इसके ऊपर होना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी ऐसी दृढ़ मान्यता होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा इसके ऊपर बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत विवरण इस विषय में हमने सुना भी है और अन्य ग्रंथों में पढ़ा भी है। अनेक महानुभावों से हमने ये बातें सुनी हैं और हमारे अनुभव भी हमको बताता होगा। तो पहले विश्व को अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग बताने वाला हमारा देश रहा है, इसलिए हमने अपने आप को भाग्यशाली मानना ही चाहिए। ऐसी विश्व के संदर्भ में भारत की हमेशा से स्थिति रही है। अब ये क्यों रही है? तो भगवान की इच्छा, मैंने परमात्मा और प्रकृति ने मिलकर भारत को ऐसा ही राष्ट्र बनाया है और हम इस राष्ट्र में जन्म प्राप्त किए हैं, तो हम ऐसे ही हैं, कृपा मानो। तो कृपा से ही हम ऐसे बने हैं। इसलिए हमारा सूत्र रहा है हमेशा कुर्वन्तो विश्वमार्यम। हम जैसे आर्य हैं, हम जैसे श्रेष्ठ हैं, वैसा विश्व को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। ये हमारा प्रस्थान बिंदु है, ये हमारा संदर्भ है। दूसरा मुद्दा, आज भारत की स्थिति कुर्वन्तो विश्वमार्यम का नारा बोलने की नहीं है, क्योंकि हमने आत्मविस्मृति के शिकार होकर भारत को भारत नहीं रहने दिया है। ऐसा न कहें कि यूरोपियनों ने, अमेरिकनों ने, मुगलों ने आकर हमारे देश पर ऐसे आक्रमण किए और इसलिए हम ऐसे बन गए। हाँ, आक्रमण, अत्याचार, शोषण, ये सब साधन रहे हैं, ये सब निमित्त रहे हैं, परंतु इसका मूल कारण कहो या इसका परिणाम कहो, हम आत्मविस्मृत हुए हैं। हमें अपने आप का स्मरण नहीं, हम कैसे हैं, हम कैसे रहे हैं युगों से और आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, इसका हमें स्मरण नहीं है। और इसलिए भारत की स्मृति, हमें अपने आप की स्मृति पुनः होनी चाहिए। आत्मविस्मृति के गर्त से हमें बाहर आना चाहिए। इससे जन्मे हीनता बोध से हमें मुक्त होना चाहिए और भारत को पुनः भारत बनाना चाहिए, भारत को पुनः भारत बनना चाहिए। इसका अर्थ है हमें भारतीय बनना चाहिए, क्योंकि भारत किसका बना हुआ है? केवल भूमि से नहीं बना, केवल पंचमहाभूतों से नहीं बना है। भारत बनता है प्रजा से। प्रजा जिस प्रकार से देखती है, सुनती है, सोचती है, व्यवहार करती है, उससे भारत बनता है। तो भारत को भारत बनना चाहिए, इसका अर्थ है हमें भारतीय बनना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा है भारत कैसे बन सकता है? भारत शिक्षा से ही बन सकता है। शिक्षा क्या है? ज्ञान की व्यवस्था है। शिक्षा ज्ञान की परंपरा बनाती है, बनाए रखती है, समृद्ध बनाती है। इसलिए शिक्षा से ही भारत पुनः भारत बनेगा। इसलिए हम शिक्षा की बात करते हैं। ज्ञान परंपरा को पुनः परिष्कृत, शुद्ध, समृद्ध, अविरत बहने वाली, बनी रहने वाली, ऐसी हम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही यह संभव होने वाला है। अब शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, ज्ञान की परंपरा बनाए रखने की व्यवस्था है।
तो व्यवस्था के लिए कोई आलम्बन चाहिए। व्यवस्था किसी स्थूल व्यवस्था से, स्थूल तत्वों से ही बनती है, इसीलिए विद्यालय चाहिए। इस विद्यालय को भारत में हमेशा गुरुकुल कहा है। गुरुकुल को ही अन्य पर्यायवाची शब्द है आश्रम। तो हमें वशिष्ठ मुनि के आश्रम, सांदीपनि ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, ये सब शब्द हमें परिचित हैं। अत्रि ऋषि का, गौतम ऋषि का, ये इन सब के आश्रम होते थे। तो ये आश्रम, ये गुरुकुल का एक मूल शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। गुरुकुल को धीरे धीरे करके विद्यापीठ कहा जाने लगा, तो विद्यापीठ भी उसका पर्यायवाची ऐसा शब्द है। फिर ये विद्यालय हुए, तो फिर ये स्कूल हुए। ऐसा करते करते वो जो केंद्र है, वो जो एक रचना है, वह गुरुकुल रचना है, वह विद्यापीठ की रचना है। उसके भौतिक आयाम भी होते हैं, भावात्मक आयाम भी होते हैं, और उसके ज्ञानात्मक आयाम भी होते हैं, परंतु वह एक व्यवस्था होती है। आश्रम की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था, विद्यापीठ की व्यवस्था होती है। इसलिए विद्यापीठ नामक इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यापीठ नामक भौतिक व्यवस्था, विद्यापीठ नामक भावात्मक व्यवस्था, विद्यापीठ नामक ज्ञानात्मक व्यवस्था की हमें बात करना है। क्योंकि आत्मा भी शरीर का आश्रय करके ही रहती है, और तभी हम व्यक्तित्व के रूप में बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा व्यवहार करते हैं। इसलिए हमने विद्यापीठ शब्द को चुना, गुरुकुल शब्द को नहीं चुना, विद्यापीठ शब्द को चुना। परंतु हम समझते हैं कि गुरुकुल कहो तो भी वही है, आश्रम कहो तो भी वही है। अब विद्यापीठ को चुना, तो अब हमें भारत को भारत बनाने वाले, भारतीयों को पुनः भारतीय बनाने वाले विद्यापीठ की संकल्पना को समझना है। तो आगे का मुद्दा, हमारा आलम्बन क्या है? राम विद्यापीठ नाम क्यों दिया उसको? तो उसके एक तो व्यावहारिक संदर्भ है, दूसरा ज्ञानात्मक संदर्भ भी है, ऐतिहासिक संदर्भ भी है। राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम विद्यापीठ, ऐसा एक वाक्य में हम कह सकते हैं। राम राज्य क्यों? राज्य तो एक व्यवस्था है, तो राम राज्य क्यों? त्रिकाल में और त्रैलोक्य में राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था है, अच्छे से अच्छी व्यवस्था है। इसलिए राम राज्य के लिए राम विद्यापीठ, ऐसा हमने नामाभिधान इसका किया है। दूसरा एक संदर्भ है, वो तो एक व्यावहारिक संदर्भ है। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने भारतीय ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए 1051 ग्रंथों का एक साथ निर्माण और प्रकाशन किया। इसको ये 2023 की बात है। इसको पहले हमने रामार्पण किया। ये भी पुनरुत्थान विद्यापीठ की परंपरा रही है कि जो भी हम कुछ करते हैं उसको पहले भगवान को अर्पण करना और बाद में उसके प्रसाद के रूप में लोक को अर्पण करना। तो इसके पूर्व जो हमने भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ऐसे ग्रंथों की रचना की थी, तो उसे भी आंध्र प्रदेश में जो बासर है, वहां ज्ञान सरस्वती का व्यास मुनि द्वारा निर्मित मंदिर और प्रतिमा है, उस ज्ञान सरस्वती को अर्पण किया और बाद में उन सरस्वती के प्रसाद के रूप में लोक को अर्पण किया। इस ज्ञान सागर ग्रंथमाला के 1051 ग्रंथों को भी हमने
2023 के चैत्र मास में पंचमी के दिन भगवान राम को अर्पण किया अयोध्या जाकर। उस समारोह में ये भी प्रस्तुति हुई कि राम राज्य की स्थापना पुनः होनी चाहिए, इसलिए भगवान राम को राम विद्यापीठ की स्थापना हो सके इसके लिए सहयोग करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए। उस राम राज्य के लिए हम राम विद्यापीठ की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। यह राम की ही कृपा से हो रहा है, भगवान राम की इच्छा से ही हो रहा है और उनके राम राज्य के लिए ही होना है। उस समय ये भी कहा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी बाद में हुई, परंतु ये तो बाल राम है, अभी राम लला है, इनको भी तो विद्यालय में जाना होगा, तभी तो राम विद्यापीठ की स्थापना वे कर पाएंगे। शस्त्र शास्त्र शील की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, इसके लिए राम विद्यापीठ होना चाहिए। आज की यूनिवर्सिटीज में ये राम राज्य वाले, राम राज्य की स्थापना करने वाले देश के राम की शिक्षा हो ही नहीं सकती, उससे राम राज्य नहीं हो सकता। तो रामलला को राम राज्य स्थापित करने के लिए सिद्ध होना है, तो ऐसी राम विद्यापीठ भी चाहिए। इसलिए इस संकल्पना का नाम राम विद्यापीठ है। ये आगे का मुद्दा हुआ। इसके आगे का मुद्दा, अब ये राम विद्यापीठ होगा कैसे, कि कैसा दिखेगा, कैसा काम करेगा, उसमें क्या क्या होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, कैसे राम राज्य तक हम इस देश की व्यवस्था को ले जाएंगे, इसके लिए राम विद्यापीठ का वर्णन करना, राम विद्यापीठ की संकल्पना को स्पष्ट करना, ये हमारा सभी चिंतन सत्रों का काम रहा। तो राम विद्यापीठ क्या है, इसको अब समझना। पहला मुद्दा, राम विद्यापीठ इस देश का शिक्षा विभाग है। ये क्यों, इसका क्या मतलब है? आज देश का शिक्षा विभाग शासन के अंतर्गत चलता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे पेट्रोलियम मंत्री होते हैं, जैसे संरक्षण मंत्री होते हैं, ऐसे ही शिक्षा मंत्री होते हैं। और ऐसा ही शिक्षा विभाग होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, वही सारे देश की शिक्षा के कानून बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, नियमन और नियंत्रण करते हैं। व्यवस्था बनने का अर्थ तो यही रहा। एक एक यूनिवर्सिटी स्थापित होती है, नई बनती है, तो संसद में अथवा विधानसभा में सांसदों और विधानसभ्यों के माध्यम से एक्ट पारित होता है, कानून बनता है, तभी यूनिवर्सिटी बनती है। तो फिर राम विद्यापीठ कभी भी, भले ही राम के नाम से हो, तो भी राज्य के अधीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इस देश का शिक्षा का इतिहास कहता है कि वेद काल से लेकर, मैं कॉलेज जब तक नहीं आया था तब तक इस देश का एक भी विद्यालय शासन के अंतर्गत नहीं चलता था, शासन की व्यवस्था से भी नहीं चलता था। वह तो धर्म की व्यवस्था से चलता था, वह अपनी ही व्यवस्था से चलता था, समाज और राज्य उसका सहयोग कर देता था, परंतु अपने ही दायित्व से, अपने ही बलबूते पर, अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही ज्ञान साधना से, प्राथमिक विद्यालय हो माने छोटे बच्चों का गुरुकुल हो, या बड़े से बड़े विद्वज्जनों के लिए आश्रम हो, विद्यापीठ हो, वो तो स्वायत्त चलता था, इसी को स्वायत्त कहते हैं। तो फिर इस देश की शिक्षा को स्वायत्त होना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी को स्वायत्त होना चाहिए नहीं कह रही हूँ, एक विद्यालय को स्वायत्त होना चाहिए नहीं कह रही हूँ, शिक्षा व्यवस्था को स्वायत्त होना चाहिए।
अब आज की स्थिति में ये कल्पना भी नहीं आती नहीं है, समझ में नहीं आती है। 150-200 वर्षों का ऐसा काल बीता कि हम पूर्ण रूप से विस्मृति के गर्त में ऐसे डूबे कि हमें कुछ भी ये समझ में ही नहीं आता, संभव ही नहीं लगता। परंतु हमें आत्मविस्मृति के परिणाम स्वरूप संभव नहीं लगता, वो होता ही नहीं है ऐसा तो नहीं है, हजारों वर्षों से होता आया है। तो क्या हम 100-200 वर्षों का काल पाट नहीं सकते? पाट सकते हैं, हम भारतीय हैं, पाट सकते हैं। हमारे पास लीगसी है, इतनी बड़ी परंपरा है, इतना बड़ा ज्ञान की विरासत है, और हम नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे करना, यही तो चिंतन का विषय है। इसलिए पहला मुद्दा, राम विद्यापीठ ये भारत का शिक्षा विभाग है जो शासन के अंतर्गत नहीं चलेगा, शासन के नियमों से, नियंत्रणों से, शासन के कानूनों से नहीं चलेगा। वह शासन को और सर्वजन समाज को अपनी जीवन रचना कैसे करना, अपने अभ्युदय और निश्रेयस के मार्ग पर कैसे चलना, ये सिखाएगा। सिखाने वाला तो कोई चाहिए। हाँ, इस देश को अच्छा शासक चाहिए। उस शासक को तैयार कौन करेगा? उस शासक को तैयार करने वाली व्यवस्था तो विद्यापीठ है। इस देश को श्रेष्ठ प्रकार के व्यापारी, कारीगर, उत्पादक, नागरिक, ये सब चाहिए। कहाँ से आएंगे? विद्यापीठों से आएंगे। विद्यापीठ नहीं होगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये कौन सिखाएगा? गो ब्राह्मण प्रतिपाल होना चाहिए, माने ज्ञान की और समृद्धि की रक्षा करना। ये गो ब्राह्मण प्रतिपाल क्या होता है? गो माने समृद्धि का प्रतीक और ब्राह्मण माने संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों की रक्षा करने का दायित्व शासक का है। ये सब कौन पुनः चिंतन में लाएगा और प्रजा और राजा दोनों को समझाएगा, शिक्षित करेगा और मार्गदर्शन करेगा? ये कौन करेगा? राम विद्यापीठ करेगा। कोई भी विद्यापीठ करेगा, विद्यापीठ करेगा, ये महत्वपूर्ण है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था है तो राम विद्यापीठ इस देश का शिक्षा विभाग है। इस शिक्षा विभाग ने मूलतः कौन सी चिंता करनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ज्ञान को लेकर? एक मुद्दा है, भारत हमेशा ज्ञान निष्ठ देश रहा है। ये आपने इन चिंतन सत्रों की मालिका में भी बहुत बार सुना है, ज्ञान निष्ठ देश रहा है। तो भारत को पुनः ज्ञान निष्ठ देश बनाना चाहिए। तो फिर विद्यापीठ को क्या करना है? विद्यापीठ के मूल कर्तव्य क्या है? पहला है ज्ञान की सेवा करो, ज्ञान को पवित्र मानो, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ सत्ता मानो। ये तो पहला काम करेगा, ज्ञान सेवा करना। दूसरा, ज्ञान की रक्षा करो। ज्ञान की रक्षा करने के लिए जो करना पड़े वो सब करो। ज्ञान की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान साधना करो, ज्ञान की उपासना करो। माने ज्ञान प्राप्त किए बिना, ज्ञानवान हुए बिना, ज्ञान के प्रति निष्ठावान हुए बिना न तो ज्ञान की रक्षा हो सकती है, न ज्ञान की सेवा हो सकती है। ज्ञान की प्रतिष्ठा करो। आज तो ज्ञान की प्रतिष्ठा है ही नहीं। ज्ञानवान व्यक्ति तो सत्तावान व्यक्ति के आगे गौण हो जाते हैं। दोनों की ऐसी अपीजमेंट चलता है। कौन है ज्ञानवान व्यक्ति? जो ज्ञान को सत्ता से भी ऊपर माने। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कानून नहीं मानेंगे, कानून मानेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हमारे लिए कानून नहीं, हम तो उससे परे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है। कोई वितंडावादी ऐसे अर्थ कर देता है कि आप तो कानून से परे हो गए क्या? इसका अर्थ कानून आपको लागू नहीं होगा क्या? नहीं, कानून लागू होगा, क्योंकि हमने ही बताया है कि ऐसा कानून होना चाहिए। तो फिर कानून तो हमने ही बनाया, तो हमें तो पहले मान्य है। हमने ही नियम बनाए तो हमें तो पहले ही मान्य है। परंतु
नियमन, नियंत्रण और शासन का अपीजमेंट नहीं करना, शासन के हस्तक नहीं बनना, ये अलग बात होती है। इसलिए ज्ञान की प्रतिष्ठा करो। ज्ञान की प्रतिष्ठा कैसे होती है? तो एक ज्ञानवान व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति, एक बलवान व्यक्ति और एक सत्तावान व्यक्ति, ये चारों ही यदि साथ में खड़े हैं तो किसका स्थान सबसे ऊपर है? ज्ञानवान का स्थान सबसे ऊपर है। सत्तावान, बलवान और धनवान भी ज्ञानवान के समक्ष झुकते हैं। ज्ञानवान इन सबकी स्पर्धा नहीं करता। ज्ञानवान धनवान होने की अपेक्षा नहीं करता। ज्ञानवान सत्तावान होने की अपेक्षा नहीं करता। ज्ञानवान बलवान होने की अपेक्षा नहीं करता। बलवान होने की अपेक्षा नहीं करता माने दुर्बल नहीं होना चाहिए, दुर्बल नहीं होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए। बल तो उसमें होना चाहिए, परंतु बल के आधार पर फैसले करना ये नहीं होना चाहिए। बल के ऊपर ज्ञान का अधिकार मानना, इसको कहते हैं ज्ञान की प्रतिष्ठा करना। ज्ञान के प्रति निष्ठावान होना माने ज्ञान को कभी भी नीचा नहीं दिखाना, ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देना, ज्ञान का पक्ष लेकर खड़े हो जाना, ज्ञान को मैला नहीं करना, ज्ञान को प्रदूषित नहीं करना, ज्ञान को कभी नीच उद्देश्यों के लिए, कमतर उद्देश्यों के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होने देना। आज जिस प्रकार से कस्टमर वेंडर मॉडल में ज्ञान तो एक कमोडिटी बन गया है, ये ज्ञान के प्रति अपराध है। भारतीयों का तो अपराध ही है। हमने ज्ञान की प्रतिष्ठा कम कर दी, हमने ज्ञान को बहुत नीचा दिखाया। क्यों दिखाया ऐसे? आत्मविस्मृति के कारण से हमको समझ में ही नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं, तो ज्ञान को प्रदूषित किया। इसलिए राम विद्यापीठ का प्रारंभ बिंदु, प्रस्थान बिंदु तो ये है, ज्ञान की सेवा, ज्ञान की रक्षा, ज्ञान की साधना, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की प्रतिष्ठा, ज्ञान की पवित्रता, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, ये स्थापित करो, ये सिद्ध करो। ये राम विद्यापीठ के सभी अध्येता आचार्य जितने भी लोग हैं उनका पहला कर्तव्य है। तभी भारत बनेगा। इसमें यदि हम कच्चे रहे, इसमें यदि हम समझौतावादी हुए तो फिर भारत नहीं बनेगा, वो तो कच्चा ही रहेगा। ऐसा ये पहला सूत्र हुआ। अब ये समझो कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो इसके अनुसार ज्ञान की श्रेष्ठता, ज्ञान की प्रतिष्ठा, ज्ञान की पवित्रता, इसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं होना। ये सारी व्यवस्थाएं पहले शास्त्र के रूप में आती है, इसलिए शास्त्र रचना करना ये प्रारंभ बिंदु हुआ। अब ये किसका काम है? तो हायर एजुकेशन का काम है, विद्वानों का काम है, शास्त्र जानने वालों का काम है। इसलिए पहले शास्त्रों की रचना करना। अब क्यों रचना करना? हमारे पास तो असंख्य शास्त्र ग्रंथ हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों की रचना तो की है। हमें वेद उपलब्ध हैं, सारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथ उपलब्ध हैं, हमारे पास स्मृतियां उपलब्ध हैं, उपनिषद उपलब्ध हैं, भगवद गीता उपलब्ध है, रामायण महाभारत उपलब्ध हैं, अनेक साहित्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, भवभूति की हैं, माघ की हैं। तो ये सारा इतना ज्ञान भंडार ग्रंथों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, शास्त्रों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। फिर शास्त्रों की रचना क्यों होना?
पहली बात है शास्त्रों का अध्ययन होना, ये तो समझ में आता है कि जो शास्त्र उपलब्ध है, शास्त्र ग्रंथ उपलब्ध है, उनका अच्छी तरह से निष्ठा पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन करना, ये तो समझ में आती है बात। परंतु नए शास्त्रों की रचना करना, इसका कारण क्या है? ये कम है क्या? हम सुनते हैं ना, नालंदा विद्यापीठ का जो ग्रंथालय विभाग था उसको ज्ञानगंज कहा जाता था, और उसके 6 मंजिल के 9 भवन थे। कितने लाखों ग्रंथ थे। आज भी देश में करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। तो शास्त्र ग्रंथों की तो हमारे यहाँ कभी भी कमी नहीं रही, अभाव नहीं रहा। तो नए शास्त्र ग्रंथों की रचना क्यों करना? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, समझ बताना। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान की प्रस्तुति करने वाले शास्त्रों का, शास्त्र ग्रंथों का, शास्त्र की रचना का एक नियम है। शास्त्र के 2 अंग होते हैं, एक होता है तत्व का और दूसरा होता है व्यवहार का। तत्व मूल सिद्धांत है और व्यवहार उसका क्रियान्वयन है। ये 2 पक्ष हमेशा रहते हैं। इन दोनों का संबंध क्या है? व्यवहार हमेशा तत्वानुसारी होना चाहिए, क्योंकि तत्व का क्रियान्वयन पक्ष है, इसलिए व्यवहार हमेशा तत्वानुसारी होना चाहिए। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन होता है। 2 शब्द हैं, तत्वांतरण और रूपांतरण। तत्वांतरण माने सिद्धांत ही बदलना, तत्व ही बदल देना। रूपांतरण माने स्वरूप बदलना, क्रियान्वयन के लिए परिवर्तन करना। तत्वांतरण कभी नहीं हो सकता, तो क्योंकि वह शाश्वत है। शाश्वत सिद्धांत बदलेंगे नहीं, वे हमेशा अपरिवर्तनीय रहेंगे। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार रूपांतरण होगा। ये भी बहुत उदाहरणों से समझा जा सकता है, पहले समझाया हुआ भी है। आज तो अभी मुद्दों में हम उपसंहार कर रहे हैं, इसलिए उदाहरणों में नहीं जाएंगे। परंतु आवश्यक बात क्या है शास्त्र की प्रस्तुति में? तत्वांतरण न करते हुए रूपांतरण अवश्य करना, इस सिद्धांत पर चलना होगा। उसको हम कहते हैं युगानुकूल परिवर्तन। ये युगानुकूल परिवर्तन माने देश काल परिस्थिति के अनुसार किया गया व्यवहार में परिवर्तन, तत्व में नहीं। क्या हो गया? अच्छा, व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना, तत्व में नहीं करना। इसलिए हमको नवीन शास्त्र ग्रंथों की रचना करनी होती है। इसको हम कहते हैं सिद्धांतों की, तत्व की, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति। ये पुनः प्रस्तुति अत्यंत आवश्यक है। तो राम विद्यापीठ का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य रहेगा ज्ञान के क्षेत्र में शास्त्रों की युगानुकूल पुनः प्रस्तुति करना। अब इसके आगे, इसके लिए जो मूल बातें समझना है वो तो अध्ययन में आ ही गया। तो हम व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, व्यवस्थाओं की युगानुकूल पुनर्रचना करेंगे। इसके लिए नवीन शास्त्र ग्रंथों का निर्माण करना होगा, क्योंकि ये तो हमारे स्रोत हैं। इन स्रोतों के बिना छोटा सा विद्यालय भी नहीं चल सकता, क्योंकि क्या पढ़ाएंगे? तो शिक्षा का जो कक्षों में प्रतिदिन लाखों करोड़ों छात्र जो पढ़ रहे हैं, उनकी पुस्तकें, उन पुस्तकों के पाठ, उनके पाठ्यक्रम, उनके अध्ययन अध्यापन की पद्धति, उनके
जो भी विषय पढ़ रहे हैं उनके मूल भारतीय शास्त्र, उनके सिद्धांत, उनका व्यवहार पक्ष, ये सारा हमारा ज्ञान पुरुषार्थ है। तो पाठ्यक्रमों का निर्माण हर स्तर पर, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों में जो पाठ होते हैं उनकी विषय वस्तु, उनके अध्ययन अध्यापन की पद्धति, उनके मूल्यांकन की पद्धति, उनका जीवन में प्रयोजन, जीवन का संदर्भ, ये सब हमको करना है। राम विद्यापीठ का ये और एक कार्य है, ज्ञानात्मक कार्य है। शिक्षा के संदर्भ बदलना, कैसे बदलना? ये आज क्या होता है, छात्र पढ़ने के लिए जाता है, उसको पढ़ाना यही सबसे प्रमुख संदर्भ हमारा बन जाता है। ये तो कस्टमर वेंडर मॉडल हुआ, ये कस्टमर के रूप में आता है और वो जो चाहता है वो विद्यालय को उसकी नीड को कैटर करना है, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे ही रचना करते हैं। ये कस्टमर वेंडर से तो इसको मुक्त करो और गुरु शिष्य परंपरा के रूप में स्थापित करो, ये तो हुआ। परंतु शिक्षा या ज्ञानार्जन व्यक्ति को करना है, संदर्भ राष्ट्र का है और राष्ट्र का संदर्भ विश्व का है। ऐसा वैश्विक संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में व्यक्ति की शिक्षा होगी। व्यक्ति की शिक्षा व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति की शिक्षा राष्ट्र के लिए। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा, ऐसा हमारा स्टेटमेंट होगा। व्यक्ति विकास के लिए शिक्षा है, परंतु व्यक्ति विकास किसके लिए? राष्ट्र निर्माण के लिए है। और भारत का राष्ट्र निर्माण किसके लिए है? वैश्विक अभ्युदय और निश्रेयस के लिए है। ऐसा हमारा समीकरण, ऐसा हमारा इक्वेशन, ऐसा हमारा स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट रहेगा। इस रूप में ज्ञानात्मक पक्ष को व्यवस्थित करना। अब इसके लिए और एक संदर्भ रहेगा, हमें कुछ तबकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करके नहीं चलेगा, संपूर्ण राष्ट्र को एक इकाई के रूप में देखना। और इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र एक इकाई माने क्या? 140 करोड़ की जनसंख्या राष्ट्र बनाती है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था 140 करोड़ भारतवासियों के लिए है। इस रूप में जरा सोचो, तो बड़ा सोचना पड़ेगा, व्यापक सोचना पड़ेगा, दूरदर्शिता से सोचना पड़ेगा हमको। 140 करोड़ जनसंख्या की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता माने ज्ञान की आवश्यकता क्या है, स्थिति क्या है, किस रूप में वह ज्ञान ग्रहण कर सकता है, उसका अपना समग्र विकास हो और वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सके। इस दृष्टि से 140 करोड़ जनसंख्या हमारी कैसे व्यवस्थित हुई है, कैसे जीवन जीती है, कैसे उसको शिक्षा की, कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना, राष्ट्र निर्माण के लिए ये कैसे हो सकेगा व्यवस्थित, ये तो हमारा आगे का मुद्दा हुआ। 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। और आज के सत्र का अंतिम बिंदु, राष्ट्र जीवन के सभी आयामों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। राष्ट्र जीवन के सभी आयामों में पहला मुद्दा है देश की संस्कृति और समृद्धि, दोनों का संतुलन बनना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंचने चाहिए, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की समाज रचना पहले करो, माने पहले उसकी कल्पना करो।
और फिर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो। तो संस्कृति और समृद्धि, इन दोनों का संतुलन, इन दोनों की दोनों की श्रेष्ठ स्थिति, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। कभी हमने सुना है, किसी भी समाज को यदि बने रहना है, अच्छे से साथ में रहना है, तो 5 बातों की आवश्यकता है। ये कौन सी है? सुख, समृद्धि, संस्कृति अथवा संस्कार, ज्ञान और शांति। ये पांचों बातें एक साथ चाहिए। 2 है नहीं, 3 है नहीं, पांचों बातें एक साथ चाहिए। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए, एक गांव के लिए, एक समुदाय के लिए या एक देश के लिए नहीं, सभी के लिए, विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन सबके लिए। न केवल मनुष्य के लिए अपितु मनुष्येतर जो हैं उनके लिए अब ज्ञान और संस्कार नहीं होंगे, परंतु सुख, समृद्धि और शांति तो सभी के लिए चाहिए। ज्ञान और संस्कार ये मनुष्य के लिए चाहिए, परंतु मनुष्येतर जो अस्तित्व है उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति तो चाहिए। ये सभी बातें एक साथ हो, इस प्रकार की रचना करना और इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, इस रूप में हमारा चिंतन चलना, शिक्षा की संकल्पना बनना, ये राम विद्यापीठ का आशय है, ये राम विद्यापीठ का कार्य है। और ये सब संभव बनाने के लिए राम विद्यापीठ कार्य करेगा। आज के सत्र में हम यहीं पर रुकते हैं। अगले सत्र में बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं को पाटना कैसे, और जो आज असंभव लगता है उसको संभव बनाने के चरण क्या हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। उसके बाद यदि प्रश्नों की संभावना देखी तो 2 सत्र प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, नहीं तो तीसरा सत्र भी उपसंहार के लिए भी रखेंगे। इसलिए मेरा पुनः पुनः निवेदन है कि आज से आप पूरे विषय को ध्यान में रखकर प्रश्न भेजना शुरू करिए। प्रश्नों के उत्तर तो आपके ऊपर ही अवलंबित हैं, इसलिए आप प्रश्न भेजना शुरू करिए। उसके आधार पर हम अगला सत्र पूर्ण करना, विषय को पूर्ण करने वाला होगा कि एक सत्र आगे बढ़ाने वाला होगा, इसका निर्णय करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ मैं आज की प्रस्तुति पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। लातूर से मिलिंद जोशी जी। अभी हम जो ज्ञान देते हैं बच्चों को, सामाजिक दौर में बार बार शिक्षकों को अपमानित किया जाता है। ये पहले नहीं था, ये कैसे हम बदल सकते हैं? हाँ। और जो महसूल के अधिकारी रहते हैं, दूसरे पुलिस कर्मचारी रहते हैं, वो दंडित करते, शासित करते, उनको भयभीत होके उनको मान दिया जाता है। तो ऐसा हाँ, तो शिक्षा को शासन के नियमन और नियंत्रण से मुक्त करना, ऐसा करना। इसके लिए शिक्षक को भी तैयार तो रहना होगा। उसको देखो, मैं ये सारी शिक्षा की दुर्दशा हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी तो शिक्षक की ही है। उसने शासन के अंतर्गत नौकरी करना स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? वो ही कहता है मेरा उदर भरण कैसे होगा, मेरे बाल बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, उनका निर्वाह कैसे होगा? क्यों? उसके बिना कभी होता ही नहीं है। वेद काल से आज तक शिक्षक क्या करता आया है? समाज ने कभी भी उसको भूखे तो नहीं मरने दिया। तो शिक्षक को शासन से वेतन भी चाहिए और फिर शासन का नियमन नहीं चाहिए,
ऐसा तो आज की दुनिया में भी नहीं होता। या आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां अपमान भी होता है, तो अपमान सहन नहीं करना कि करना, ये तो आपकी चॉइस है। हम अपने सगे भाई को तो कहते हैं मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। उस समय हमारा स्वाभिमान बहुत जागरूक रहता है। परंतु मेरा अपमान मत करो, वेतन दो, अपमान मत करो, ऐसा कहने पर कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु करता ही है उद्दंड होकर, तो क्या करेंगे? या तो हाथ पकड़ो या तो छोड़ दो, ऐसा होगा। परंतु ऐसे शिक्षकों के लिए कोई दूसरा जाकर शासन को उपदेश करे या शासन को दंड दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ये व्यावहारिक ही नहीं है। कोई दुकान में जाते हैं ना, वो दुकानदार यदि बाद में आए हुए ग्राहकों को पहले दे देता है और हमको खड़ा ही रखता है, तो हम कभी उस दुकान में खरीदी करने के लिए नहीं जाते हैं। उस समय तो स्वमान क्या है वो हमको पता है। यहाँ स्वमान की रक्षा दूसरे कोई कैसे करेंगे यदि मैं स्वयं नहीं करूंगा? तो मैं इस मामले में बहुत कठोर भाषा का प्रयोग करने वाली लगती हूँ, परंतु देख लीजिए जरा स्थिति क्या है। साई जी नमस्कार। नमस्कार। मोहन कुलकर्णी जी हाँ। इतिहास में किसी सत्ताधीश ने शिक्षक को ऐसा कहा था कि तुम एक साधारण शिक्षक हो। हाँ हाँ। तो शिक्षक का जवाब है शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, उसके बाहों में प्रलय और भविष्य एक साथ रहते हैं। ये उदाहरण क्या है? हाँ, यही है ना, यही है। ऐसे शिक्षक चाहिए, और उसने जो बोला था वो करके दिखाया। और ये क्यों, इसके पहले भी अनेक उदाहरण हैं। विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ राजा के दरबार में आए। दशरथ राजा कचरता था, रे छोटे हैं अभी तो नहीं। तो वशिष्ठ ने तुरंत कहा राजा को, आप बिल्कुल मना मत करिए, नहीं तो विश्वामित्र का क्रोध तो तुम्हारे राज्य को जला देगा। ऐसा प्रभाव है। और तुरंत वो राजा मान भी गया, दशरथ राजा मान भी गए कि नहीं नहीं महाराज लेकर जाओ। तो मांगता भी है ना कोई ऋषि, तो ऐसे मांगता है। हाँ नमस्कार। जो हुआ सो तो हो गया। अंग्रेजों ने हमारी गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दिया, सारे गुरुकुल बंद कर दिए, हमारे ग्रंथ जला दिए, ये इतिहास तो है। लेकिन उस समय तक जो गुरुकुलों से निकले थे पढ़ करके, या जो गुरु थे वो तो नहीं गए थे, वो तो थे। तो स्वतंत्रता के बाद उन्होंने वो ज्ञान व्यवस्था पुनः प्रारंभ करने का प्रयास क्यों नहीं किया, या उस बारे में क्या हुआ? उस बारे में इस देश के स्वाधीनता के बाद के शासक भारतीय नहीं थे, संस्कृति में भारतीय नहीं थे, वो केवल टेक्निकली भारतीय थे। इसलिए उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या है, और समझ में आता था तो मान्य ही नहीं होता था, इसलिए नहीं करने दिया। उतना ही अत्याचार, वही कायदे कानून, वही नियम व्यवस्था, वही ज्ञान, वही सब कुछ रहा, इसलिए नहीं हुआ। तो हमारे देश आज भी हम संस्कृति की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, कायदे कानूनों की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था के मानकों की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। इसका स्वीकार पहले करो। केवल हमको भारतीय नागरिकता है, इसलिए वोट देकर, मत देकर हमारी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय नागरिकता है, उनकी ही सरकार बनती है। उतनी मात्रा में हम
राजकीय दृष्टि से स्वाधीन है, वैचारिक दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम परतंत्र हैं। हमने स्वीकार करके इसी परतंत्रता में आधुनिक समय करके रहना स्वीकार किया है। हाँ तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करने का युद्ध है, ऐसा समझ करके युद्ध में क्या क्या छोड़ना पड़ता है वो छोड़ने के लिए तैयार रहो। नेहरू तो कहता था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है। हाँ, एक्सीडेंटल हिंदू क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो हमको ये बातें जरा उघड्या डोळ्यांनी बघायला हवे, जरा खुली आंखों से देखो कि हो क्या रहा है। ठीक है। और किसी को कोई जिज्ञासा? और ये कोई मैं थोड़ी कह रही हूँ, सारे राष्ट्रवादी कह ही रहे हैं कि हम परतंत्र हैं। आपने कभी सरसंघ चालक जी के बौद्धिक सुने हैं? अभी के अभी भी परतंत्र ही है, दूसरों के तंत्र के अनुसार ही जीते रहे जी। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? क्यों मान लेते हैं कि हम जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। संतोष चिटनी जी, पूछिए आप। जी, मुझे ये राम विद्यापीठ की संकल्पना जो है ये काफी अच्छी ही है और बहुत आवश्यक भी है। तो इसमें मुझे याद आ रहा है कि रामदास स्वामी जो महाराष्ट्र के हैं, उनके जो मनाचे श्लोक, उसमें पहला ही श्लोक है, गणाधीश जो ईश सर्वांग गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंद या राघवाचा. तर या राघवाचा म्हणजे या रामाचा जो मार्ग आहे त्या मार्गावर आपण चालायचंय आणि यासाठी शारदेला नमन करायचंय आणि ज्या 4 वाचा आहेत त्या 4 वाचांचा आपण मार्ग अवलंबायचा आहे आणि आपली जी वैखरीवर आपण अवलंबून राहतोय आणि वैखरीपर्यंत सीमित राहतोय, त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला मध्यमा, वश्यांती आणि परा यांचा मार्ग अवलंबायचा आहे. आणि यामध्ये जेव्हा आपण तज्ञ होऊ, आचार्य या नात्याने जेव्हा आपण परावाणी पर्यंत पोहोचू, तेव्हा मग बोलण्याची गरज पडणार नाही. हा, जग येईल, अरे आम्हाला काहीतरी दाखवा मार्ग, तुम्ही तर चांगल्या मार्गावर आहात, आता आम्हाला पण घेऊन द्या, असं एक म्हणेल. तशी स्थिती पुन्हा येणारच आहे. आपण कचरलो तर आणखीन कोणी करेल, पण होणार तर हेच आहे. किती छान. आणि यामध्ये आद्य शंकराचार्य जे होते, आद्य शंकराचार्य जो थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एकदम युवा थे और उनके शिष्य जो थे वो वृद्ध थे. वो बैठते थे आद्य शंकराचार्य, कुछ बोलते नहीं थे, मौन थे, लेकिन जो सामने शिष्य थे वो सारे छिन्न संशया, यानी उनके मन में जो भी संशय थे वो उनके मौन के परावाणी के कारण उनके सारे संशय जो है वो दूर होते थे. तो ऐसे हमें अपनी शिक्षा पद्धति इस तरह करनी है कि हमें परावाणी तक आचार्यों को पहुंचाना है. हाँ, बिल्कुल. या हृदयीचे त्या हृदयी, हम कहते हैं कि नहीं, वो मौन ही होता है, वाणी वैखरी नहीं होती है, वह परावाणी होती है. ये हमारी श्रेष्ठ आदर्श अध्यापन पद्धति है, जिसकी आज कोई गंध ही नहीं है. कोई उसका कोई गंध ही नहीं है, तो मूल्य की तो बात ही कहाँ है फिर. लेकिन ये संभव है. हमारी श्रद्धा ये बननी चाहिए कि ये संभव है. असंभव करके हम इसको ठंडे बस्ते में न डाल दें. हमें योग मार्ग का अध्ययन जरूरी है. योग मार्ग से हमें ये वाणी के से आगे हमें बढ़ाना चाहिए. जी जी जी. मिलिंद जी, फिर एक बार हैंड रेज किया आपने. प्रणाम ताई, सभी को प्रणाम. हाँ. ताई,
ऐसा ऐसी है कि अभी हम 140 करोड़ जनता की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें इस सारी शिक्षा व्यवस्था को निर्माण करने का उसकी भी हमने बात की। इसमें भी हम जो शास्त्रों की पुनर्रचना कर रहे हैं, तो शास्त्रों की लिए जो परिपक्वता और ये चाहिए, पात्रता चाहिए, उसको निर्माण करने के बाद भी तो कुछ करना होगा ना। जैसे भी हम आचार्य गुरुकुल निर्माण करने के लिए आदि का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, तो वैसे उसके बारे में भी कुछ संकल्पनाएं हैं, आगे आएंगी या कैसा है? हाँ आएगी ना, वो भी आचार्य बनो तो आचार्य का आगे आगे विकास होते होते ये भी होता है। तो आचार्य बनने के बाद ही अनुसंधान भी होता है, लेखन भी होता है, नए ग्रंथों का निर्माण भी होता है, ये सब होता है। अध्ययन शुरू तो होता है अधीति से, माने पठन से शुरू हुआ। वो तो हम दूसरों ने लिखा हुआ, बोला हुआ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही तो हम ग्रहण कर रहे हैं ना। परंपरा आगे बढ़ाने के लिए किसी से कुछ लेना है, फिर उसको आत्मसात करना है, माने अपना बनाना है। तो आप नचिकेता श्वेतकेतु में क्या कर रहे हैं? अपना बना रहे हैं, और फिर अपना बनाने के बाद दूसरों तक ले जाना है। यही तो प्रक्रिया होती है परंपरा की। तो अध्ययन की भी यही परंपरा होती है कि आप किसी ने लिखा हुआ, किसी ने बोला हुआ पढ़ो, सुनो, समझो, अपना बनाओ, उसको अपने विचार से समृद्ध बनाओ, परिष्कृत करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करो, और बाद में नई पीढ़ी को दो। और ऐसा करते करते सब अध्ययन भी होता, अनुसंधान भी होता है, पुनः प्रस्तुति भी होती है, सब होता है उसमें। तो ये सारी प्रक्रिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन शुरुआत तो लेने से करनी होगी ना, फिर देने वाले बनो। लेकर बैठे मत रहो, लेकर देना तो है, लेकिन जिससे लिया उसको थोड़े देंगे, उसके पास तो है, तो और किसी को दो। यही तो ऋषि ऋण है। ये ऋण हम पैसे से चुकाने का प्रयास करते हैं। पैसे से कैसे चुकाया जाएगा? ऐसा है। मिलिंद जी, आपका कोई प्रश्न नहीं है ना? हाँ ताई जी, नमस्कार। नमस्कार। मिलिंद जोशी लातूर से। हाँ जी। मेरी भतीजी है। हाँ। वो 10वीं कक्षा हो चुकी है। हाँ। वो नीट के बारे में सोच रही है। हाँ। और JEE के। लेकिन JEE करना है तो अभी महाराष्ट्र और अदर स्टेट में भी ऐसा हो रहा है कि कॉलेज में बच्चियां महाविद्यालय में एडमिशन ले रही है, और बाहर 1-1 लाख रुपए देके, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए देके कोचिंग कर रही है, और महाविद्यालय खाली पड़ रहे हैं। और महाविद्यालय खाली पड़ने के वजह शासन को भी उन शिक्षकों को पगार देना पड़ रहा है, और दोनों तरफ से लॉस हो रहा है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए नंबर नहीं लगा, तो पर महाविद्यालय के प्राइवेट में 20-20 लाख शुल्क है, और डॉक्टर बनने के लिए 1-1.5 कोटी जा रही है। और सामान्य के जो कोई सामान्य बनना चाहता है उसके ऊपर से ये समस्या निर्माण हो रही है ज्ञान मिलने की। उनके पास गुण है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं भविष्य में ज्ञान के बारे में? ये जो राम विद्यापीठ में हम कर रहे हैं ना, वही एकमात्र मार्ग है। और जानकार लोग कहते हैं कि कोई भी मार्ग कितना भी लंबा हो तो भी उसको सबसे छोटा मानना चाहिए, यदि वो एकमेव मार्ग है। तो हम तो मानते हैं कि ये एकमेव मार्ग है शिक्षा की। भारतीय व्यवस्था पुनः ले आओ। गलत मार्ग पर गए तो क्या होता है इसका वर्णन आप कर रहे हैं। ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, अतिशय भीषण, अतिशय खराब व्यवस्था है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या इसकी प्राप्ति है, कुछ भी। सब घालमेल, सब गुंता झाला सगळा, इतना सब उलझ गया मामला। अब कहाँ से शुरू करेंगे? तो तत्काल नहीं होता भाई। पूरे शरीर पर यदि फोड़े फुंसियां हो गई हैं
तो फोड़े फुंसियां ये तो परिणाम है, रक्त विकार ये मूल कारण है। रक्त विकार, रक्त शुद्धि के बिना शरीर के फोड़े फुंसी कभी ठीक नहीं होते हैं, और हम फोड़े फुंसियों की ओर ही ध्यान देते हैं, रक्त शुद्धि की ओर नहीं देंगे तो कभी भी नहीं होगा। इसके लिए यदि मूल में गए नहीं और कुछ किया नहीं तो फिर ये और अधिक खराब होगा। देखो और अधिक खराब, हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो और दुर्गति होने ही वाली है। इसमें फोड़े फुंसियों का ठीक है, तत्काल आपने कुछ पट्टी बत्ती लगा दी वो ठीक है, लेकिन वो कभी बीमारी दूर नहीं होती यदि मूल में नहीं गए तो आज की शिक्षा क्षेत्र की अनवस्था, दुरावस्था, सारा उलझाव ये तो परिणाम है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार तो करना ही होगा। ऐसे ऊपर ऊपर का करके तो कुछ होने ही वाला नहीं है, और नहीं हो भी नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। यूनियन बाजी कितनी भी कर लो, आंदोलन कितने भी कर लो, नहीं होगा। वो मूल से होने वाला रास्ता ही नहीं है तो कैसे होगा? जी।